हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, हमारा एक वर्ग महिलाओं का, जिसे हम विधवा वर्ग कहते हैं, ज़िंदगी को लेके एकदम उदासीन हो जाता है। एक मुस्कान की ज़रूरत है उनके लिए भी, ज़िंदगी के लिए। कहानी प्रस्तुत है एक मुस्कान ज़िंदगी के लिए। आईने के सामने खड़ी रंभा अपने आप को निहार रही थी। क्या ये 5 वर्ष पुरानी वही रंभा है जिसे देखकर लोग 2 पल के लिए ठहर जाते थे? नहीं, अब तो वो खुद को भी नहीं पहचान पाती। कहाँ पहले का स्वर्ण कमल जैसा रंग, बड़ी बड़ी नशीली आंखें, सुतवा नाक, लंबी लंबी उंगलियां, छरेरा बदन। कहाँ आज की रंभा? बस नाम की ही रंभा रह गई है। रंभा जैसा तो कुछ भी नहीं बचा है उसमें। शरीर तो जैसा बन गया है, बन ही गया है, मन से भी वो वैसी ही हो गई है। जाने कितने साल हो गए हैं उसे कजरी गाए हुए, अन्य लोकगीत गुनगुनाए हुए। 2 सूखी रोटी सेक कर पेट में डाल लेती है, जैसे तैसे कपड़े पहन लेती है। साल में एक आध बार कोई रिश्तेदार आ जाते हैं तो अच्छा खाना बन जाता है। साफ सुथरे कपड़े पहन लेती है, वरना वैसे तो लगता है किसी खंडहर में 50 साल से कोई पुताई नहीं हुई। रंभा की आंखें भीग चुकी थीं। उसने फटे फटे हाथों की उंगलियों से आंसू पोंछ लिए थे। क्या वो वही रंभा है, 25 वर्ष पूर्व की रंभा? धरती उसके पांव रखते ही गुनगुनाने लगती थी। ऐसे ही तो एक बार वो गांव के मेले में गई थी। तभी भूपेंद्र चौधरी की नज़र उस पर पड़ी थी। उन्होंने पास में खड़े हुए व्यक्ति से उसकी ओर इशारा करके कुछ पूछा था, पर उसके बाद रंभा वहाँ से चली आई थी और उसे पता नहीं उसके बाद क्या हुआ था। करीब 1 माह बाद चौधरी साहब अपने बेटे रविंद्र के साथ दरवाजे पर आए थे और बाबूजी से रंभा को बुलाने को कहा था। बाबूजी को भी कुछ भनक सी लग चुकी थी कि चौधरी साहब मेले में कुछ पूछताछ कर चुके हैं। चौधरी जैसे इंसान को ना कहने की हिम्मत तो किसी में नहीं थी। फिर बाबूजी की तो उतनी औकात भी नहीं थी। खैर, मुझे मीठा वो पानी देकर बाहर भेजा गया था। 2 चमकदार निगाहें मुझ पर गड़ सी गई थी। मैं दरवाजे से निकलकर बाहर पड़ी खाट तक मुश्किल से पहुंची थी। चौधरी जी ने मुझसे पूछा था, स्कूल जाती हो? कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा था, 5वीं में। पास बैठे हुए लोगों ने कहा था, कुछ कामकाज की बात भी पूछ लीजिए। तो चौधरी जी हंसकर बोले थे, ज़रूरत ही नहीं है। सभी लोग हंस पड़े थे। पूरा इलाका जानता था कि भूपेंद्र चौधरी के घर नौकरों की फौज रहती है। थोड़ी देर में चौधरी भूपेंद्र चले गए थे, लेकिन जाने के पहले मेरे हाथ में एक सोने की मोहर, वो मिठाई का डब्बा दे गए थे। मैंने धीरे से आंख उठाकर देखा था तो वे 2 आंखें मुझे लगातार देख रही थी। मेरे मन में भी पता नहीं कैसा कैसा होने लगा था। अंदर आने के बाद अम्मा ने मेरी नज़र उतारी थी। वो पास पड़ोस की औरतें मुझसे मिलने आई थीं। छोटा भाई राजेंद्र बार बार मुझसे कह रहा था कि शादी के बाद मैं भी तुम्हारे साथ हवेली चलूँगा, खूब घूमूंगा अंदर। मैंने तो अभी तक अंदर से हवेली देखी भी नहीं है। बाद में पता चला था कि भूपेंद्र चौधरी जी अपने बेटे रविंद्र के लिए
मेरा हाथ मांगने आए थे। रविंद्र फौज में है, कल वो भी मुझे आकर पसंद कर गए हैं। अगली छुट्टी में शादी होगी। रमा ने सोचा था कि वो अभी जाकर अपनी सहेलियों को बता दे, परंतु रात हो गई थी। फिर संकोच भी था कि अपनी शादी की खबर बताने रात को दौड़ी चली आई। खैर, दूसरे दिन सवेरे से ये खबर दोपहर की लू की तरह फैल गई थी। कुछ को खुशी हुई थी तो कुछ को जलन। बूढ़ी काकी खुद ही कह रही थी कि हमारी भी 2 नातिनें मेला में थीं, वे चौधरी को ना पसंद आईं। ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हैं रंभा में, जरूर कोई पुराना चक्कर चल रहा होगा। रंभा ने भी सुना था और उसकी अम्मा ने भी, लेकिन बूढ़ी काकी का लिहाज तो सब गांव वाले करते हैं, इसलिए वे लोग भी चुप ही रहे थे। फिर काकी खुद ही घर आई थी। वो बोली थी, रंभा भी तो हमारी नातिन ही है, अच्छे घर जाएगी तो क्या हमें खुशी ना होएगी। अम्मा ने काकी के पाँव छुए थे। वो पानी पीने को बताशे दिए थे। काकी ने चलते समय कहा था, कुछ काम हो तो बताना, लड़की का काज है। अम्मा ने कहा था, काकी उनके लायक तैयारी हम का कर सकें, वे तो राजा हैं और हम प्रजा, मगर पान फूल के साथ कन्यादान कर देंगे। बाबूजी शहर में सबके लिए कपड़े लत्ते, बर्तन व पूजा का सामान भी ले आए थे। गांव में पंडित जी मंडप के नीचे तमाम चीज़ें मांग बैठते हैं, ना मिले तो पूजा अधूरी मानते हैं। बाबूजी ने अपनी हैसियत भर भरपूर तैयारी की थी। चौधरी जी को कुर्ता धोती, चौधराइन को साड़ी, दामाद के लिए कपड़े, सब कुछ लाए थे। दिन बीतते समय नहीं लगता। हवा फैली थी कि चौधरी का लड़का छुट्टी लेकर आ गया है। अगले दिन चौधरी ने खबर भेजी थी कि अगले हफ्ते की लगन रख लो, बस 1 दिन की शादी रखेंगे, रात को बारात लेकर जाएंगे और सवेरे लौट आएंगे। विदा करा के 5 बाराती आएंगे, झंझट मत करना। बाराती रात का खाना खाएंगे, वो सवेरे नाश्ता करके वापस चल देंगे। बाबूजी समझ गए थे कि हम उनके पासंग भी नहीं हैं, मगर लड़की को अच्छा घर वर मिल रहा है, इसकी खुशी भी बहुत थी। शादी वाला दिन आ गया था। कागज की झंडियों से दरवाज़ा सजाया गया था। मंडप बना था। मामा के घर से रंभा की पीली धोती आई थी। वो अम्मा के लिए, वो बाबूजी के लिए 5 कपड़े भी आए थे। राजेंद्र मुंह फुलाए घूम रहा था कि उसके लिए मामा कुछ नहीं लाए थे। रात को बारात आ गई थी। भूपेंद्र चौधरी की बारात में बाराती भले कम थे, मगर हाथी घोड़े बाजे गाजे वालों की भरमार थी। पूरे गांव के रास्ते भर गए थे। लग रहा था पूरा गांव कोई जश्न मना रहा है। सवेरे विदा हो गई थी। रंभा को तो सिर से पांव तक के गहने कपड़े आए थे। साथ ही राजेंद्र के लिए भी कपड़ों का बंडल आया था। राजेंद्र बहुत खुश था। बार बार कपड़े उलट पलट रहा था कि ये दिवाली में पहनूंगा, ये अपने जन्मदिन पर पहनूंगा। कपड़ों की खुशी में वो इतना खोया था कि रंभा की विदाई के समय रोना भी भूल गया था। अम्मा ने कहा था, मुए दीदी चली गई और तू रोया तक नहीं, तो वो खी खी करके हंस दिया था। रंभा को हवेली पहुंचकर लगा था कि वो स्वर्ग में आ गई। चारों तरफ नौकर चाकर नाश्ता पानी लेकर घूम रहे थे। कुछ नौकर चौधरी साहब को कपड़े पहना रहे थे, कुछ
चौधराइन की सेवा में औरतें लगी थीं। चौधरी जी के बेटे अपना काम खुद ही कर रहे थे। शायद फौज की आदत पड़ी थी। रात हुई थी। पतिदेव कमरे में आए थे, साथ ही एक गंध भी। रविंद्र ने रंभा का घूंघट उठाया था, फिर कहा था, मेरे पिता ने सचमुच मेरे लिए स्वर्ग से रंभा ला दी है और उसे अंगूठी पहना दी थी। उसने रंभा से ये भी कहा था कि शराब की आदत मुझे फौज के कारण लग गई है, पर अगर उसे पसंद नहीं होगी गंध तो वो सोते समय पिया करेगा। रंभा निहाल हो गई थी। 15 दिन सुगंधित हवा की तरह उड़ गए थे और फिर रविंद्र को बाहर ड्यूटी पर जाना था। वो कहाँ रहेगा ये किसी को पता नहीं होता। चिट्ठियाँ भी घूम फिर कर आया करेंगी। भरी आंखों से उसने पति को विदा दी थी। चलते वक्त उसने कहा था, जल्दी ही मुझे पिता बनाने की खबर देना। वो रोते रोते भी शर्मा गई थी। चौधरी जी ने बेटे की पीठ थपथपा दी थी, जबकि चौधराइन आंसू पोंछ रही थी। और फिर आ गई थी वो मनहूस खबर कि कारगिल युद्ध में रविंद्र शहीद हो गए थे। रंभा बेहोश हो गई थी। होश आने पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सुख इतना क्षणिक भी होता है। उसे लगता था जैसे शीतल मंद बयार चल रही थी, उसे झपकी आ रही थी और किसी ने झिझोड़ कर जगा दिया हो। रातों को वो बार बार जग जाती थी। 1 साल बाद चौधरी जी, वो उसके 6 महीने बाद चौधराइन भी अपने बेटे के पास चली गई थी। रंभा बिल्कुल अकेली रह गई थी, पर रिश्तेदार दौलत टूटने को आने लगे थे। तब एक दिन बाबूजी ने रंभा से कहा था कि हवेली वो अपने पति की पेंशन के अलावा सब कुछ स्कूल व अनाथालय को दान कर दो। रंभा ने वही किया था। रिश्तेदार अपने आप चले गए थे। वो नौकर चाकरों की टीम रंभा ने हटा दी थी। रंभा बिल्कुल सादगी से रहकर अपना खाना खुद बनाने लगी थी। सोचती थी, पता नहीं कौन से पाप किए थे जो अभी भुगत रही है। रंभा की जिंदगी एक सन्यासिनी जैसी हो गई थी। बीच बीच में बाबूजी वो अम्मा आते थे तो देखकर आंसू बहाते थे, पर रंभा हवेली छोड़ने को तैयार नहीं थी। सभी लोग रंभा को समझाते थे, परंतु वो बस 2 रोटी खाकर पड़ी रहती थी। किसी से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करती थी, बस दीवारों से बातें करती थी। त्योहार मनाना उसने छोड़ दिया था। कजरी वो अन्य लोकगीत जो वो इतना चहक चहक कर गाती थी, सालों से उसने गुनगुनाना छोड़ रखा था। बस हल्के रंग के कपड़े पहनकर मलिन मुख दीवारों से सिर टकराती घूमती रहती थी। सब परेशान थे कि चौधरी घराने की आखिरी वारिस का ये क्या हाल हो रहा है। उन्हीं दिनों वहाँ एक युवा समाज सुधारक पधारे। उन्हें रंभा के बारे में बताया गया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप लोग बुरा न माने तो मैं उसी हवेली के एक कमरे में बाहर रहना चाहूँगा। मेरा खाना व नाश्ता चाय किसी और घर से आ जाया करे। सहमति हो गई थी, क्योंकि रंभा उस समय एक मरीज थी, वो उसका इलाज जरूरी था। अगले दिन सुबह नहा धोकर युवक ने हवेली का दरवाज़ा खटखटाया था। वो पूजा घर के बाहर बैठकर पूजा शुरू कर दी थी। खूब सारे दीपक जला दिए थे।
अगरबत्ती, धूप, हवन आदि पूजा विधियों में शामिल किया। फिर रंभा को अच्छे कपड़ों में कंघी करके वो माथे पे बिंदिया लगा के पूजा करने को कहा था, क्योंकि माथे पर जिस स्थान पर बिंदी लगाते हैं उसका बिंदी द्वारा दबाया जाना अनिवार्य होता है। सुबह का उगता हुआ सूरज देखना आँखों के लिए फायदेमंद होता है। बगीचे में बैठकर फूलों को देखना मन के लिए बहुत ही सुखदायी होता है। पौष्टिक भोजन भी भगवान के भोग के लिए बनने लगा था। रोज शाम खूब सारे दीपक जलाए जाते थे, क्योंकि रोशनी घर के लिए शुभदायी बताया था। सारे त्योहार हवेली की भावी जीवंतता के लिए ज़रूरी बताए थे। हर त्योहार पर गुझिया, पूरी, कचौरी सब बनने लगा था। युवक खुद भी खाता था। होली जैसे त्योहार भी गांव वालों के साथ रंभा मनाने लगी थी। उसकी ज़िंदगी में एक अजब सा बदलाव आने लगा था। अब उसका मन गुनगुनाने को भी करता था। युवक ने उसे बताया था कि जो बीत गया वो लौट नहीं सकता। नया मौसम देखो, गुनगुनाने से मन हल्का हो जाता है। रंभा का मन रस अभिषिक्त होने लगा था। उम्र तो कम थी ही। उसने सोच लिया था कि वो युवक से गांव वालों के सामने प्रणय निवेदन करेगी। आखिर उसकी ज़िंदगी किसके सहारे कटेगी। सुबह नहा धोकर तैयार होकर दूध का गिलास लेकर उसने दरवाज़ा खोला था, तो अगरबत्ती की खुशबू ने उसका स्वागत किया था। उसने युवक के कमरे की ओर देखा तो सामान नदारद था। मात्र एक स्लिप पड़ी थी। उसमें लिखा था, बहन, जिंदगी सलीला है, इठलाती इतराती उमंग भरी लहरों के साथ जियो, यही जिंदगी है। तुम्हारा भाई। नमस्कार।